नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 70 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियो को लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये आपको जो वीडियो की पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में कितने रेलवे जोन है? तो दोस्तों, भारत में कितने रेलवे जोन है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 19। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में कितने रेलवे जोन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका, वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 19 रेलवे जोन है। कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने जोन है? 19। मेट्रो रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे सहित कितने जोन है भारत में? 19 जोन है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कपूरथला, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है पेराम्बूर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। दोस्तों, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स बनाती है, कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? ये वाराणसी में। क्या बनते हैं? डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, वाराणसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है राष्ट्रीय रेल का संग्रहालय? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी पूछ ले तो चाणक्यपुरी में। कहाँ पर है? चाणक्यपुरी में। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में। और संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन, तो उद्घाटन ध्यान रखिएगा आप। उद्घाटन कब हुआ? तो 1 फरवरी 1977। कब हुआ? 1 फरवरी 1977 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, ये तो आपका ही क्वेश्चन है और ये तो आपको सभी को आता होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों, सभी को आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, ऑप्शन ए क्या है? 1885, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1882। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? कब गठन हुआ था आरपीएफ का? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 में। दोस्तों, 1885 तो ध्यान रखना ही है। इसी के साथ अगर आपको डेट भी पूछ ले, ये तो सन दिया 1885 में, डेट पूछ ले कि कौन सी डेट को हुआ था, तो डेट भी ध्यान रखिएगा। डेट कब है दोस्तों? तो इसकी 20 सितंबर 1985। क्या है? 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ का गठन हुआ था, या रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों, रेल दुर्घटना के कारण प्रथम ऐसे कौन से रेल मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जॉन मथाई, ऑप्शन सी है आसफ अली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ऐसे कौन से रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना में इस्तीफा दिया था, रेल दुर्घटना होने के कारण। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है इनका? लाल बहादुर शास्त्री थे, प्रथम रेल मंत्री थे।
दोस्तों ये कब हुआ तो ध्यान रखिएगा 1956 में। क्या 1956 में महबूबनगर में, एक सेकंड दोस्तों, महबूबनगर रेल हादसे में कितने लोगों की मौत हुई थी? महबूबनगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हुई थी। मौत कितने? 112 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। इसी पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। कब? तो 1956 में महबूबनगर रेल हादसे में 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि महबूबनगर रेल हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी तो सन पूछ सकते हैं। तो 1956 में। कहाँ हुई थी? तो महबूबनगर में। तो इसी के कारण शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की होगा दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखिए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है चंबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। औसतन चौड़ाई कितनी है इसकी? औसतन चौड़ाई लिख देते हैं। औसतन चौड़ाई, तो दोस्तों इसकी औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर, 5.46 किलोमीटर है। और कुल लंबाई पूछ ले नदी की, नदी की कुल लंबाई, नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्तों ये कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। औसतन चौड़ाई तो इसको 5.46 किलोमीटर ही है ब्रह्मपुत्र नदी की, पर कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर तक भी यह नदी चौड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। किस नाम से? तो महिला पाठशाला। क्या नाम है तो दोस्तों? महिला पाठशाला के नाम से, महिला पाठशाला के नाम से प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और दोस्तों ये कब खुला था? तो डेट ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई 1916 ईस्वी में। ये डेट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। या प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन स्थापित हुआ था, उसका नाम क्या है? तो महिला पाठशाला के नाम से जाना जाता था। और डेट पूछ सकते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन तो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये तो मुंबई में पूछ लिया। ये दो क्वेश्चन भी और बन सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से 3 क्वेश्चन अपने तैयार हो रहे हैं। तो तीनों आपको ध्यान रखने, जो आप फैक्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ आप वो भी ध्यान रखिएगा। आपको पता है तो और बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं पता तो कॉपी पेन में लिखते रहिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरीन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिट्टीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना करेक्ट आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उनकी भी तैयारी को मजबूती मिल सके और
उनका भी फायदा हो सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? लॉर्ड माउंटबेटन है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। ठीक, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी है एम फातिमा बीवी, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो मल्लेश्वरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें से? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की? तो करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्या चीज है? फातिमा थी, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जन्म कब हुआ था। तो 30 अप्रैल, वैसे कम चांस में पूछते हैं फिर भी आपको ध्यान रखना है, 30 अप्रैल 1923 में। और इनकी मृत्यु अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 23 नवंबर 2023 में ही हुई थी दोस्तों। 30 नवंबर 2023 में ये मृत्यु, ये भी ध्यान रखिएगा मृत्यु कब हुई। और दोस्तों इनको इनको पद पर नियुक्ति कब मिली थी? न्यायाधीश की पद पर नियुक्ति, तो नियुक्ति ध्यान रखिएगा आप, 1889 में पद पर नियुक्त हुए थे। और इसी के साथ एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि ये मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी बनाया गया था। इनको मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था। तो वो कब बनाया गया था मानवाधिकार आयोग का सदस्य? तो 3 अक्टूबर 1993। 3 अक्टूबर 1993 को क्या किया गया था? उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? दोस्तों भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो ऑप्शन ए है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है सिंधु शब्द से, और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। किससे हुई थी? सिंधु शब्द से हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है विमला देवी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार हो जाएगा। दोस्तों ये निर्विरोध रूप से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। निर्विरोध कब बनी थी? निर्विरोध ध्यान रखिएगा, डेट कब बनी थी? तो 3 जून 2009। और दोस्तों अब ध्यान रखिएगा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो हो गया, प्रथम पुरुष लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पुरुष लोकसभा कौन था? तो पुरुष यहाँ लिख देता हूं मैं, पुरुष का नाम तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? या गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी वेंकट रामन रामकृष्णन, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों कौन थे भारत अर्थशास्त्र में
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। कब मिला, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और 1999 में इनको भारत रत्न मिला। 1999 में क्या मिला, भारत रत्न मिला था। कौन सा मिला था, भारत रत्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, एक निश्चित क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट में भाषा JUDGE को MXYJH के रूप में कटिबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में OUGST को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, JUBGE, इसको क्या किया गया, इसको MXYJH किया गया। तो दोस्तों देखिए JKLM, तो कितने का गैप है, ये +3 का, +3, तो ये क्या बन गया, M। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर U के X में भी कितना 3 जोड़ेंगे, UVWX, तो ये वापस 3 पे X आ गया। इसी प्रकार अब Y है, तो दोस्तों Y को YZABC और D कितने, तो 5 का -5 करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, -5। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो वापस क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो +3 करेंगे GHIJ वापस तीसरे नंबर पर ये J आ गया। ई के बाद वापस 3 का +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो कितना बन रहा है, EFGH, तो ये H। देखिए दोस्तों, तो अपने ये यही बन रहा है ना, ये दिया हुआ ये MX, यहाँ पर क्या था, Y था, ये Y, तो YJH ये तो दिया हुआ है, क्या ये तो दिया हुआ है, तो अपने को ये बनाना है OUGHT। तो दोस्तों जो अपन ने पहले जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, सेम वही सेकंड वाले में करना है। तो फर्स्ट में +3 करना है, कितना करना है, +3, ये ऊपर लिख देता हूँ +3। तो दोस्तों +3 करेंगे तो +3 पर PQR, O के बाद क्या आता है, 3 पे छोड़ के क्या आएगा, R आएगा, कितना आएगा, R, और वापस +3 करेंगे, ये वापस +3 करें, तो 3 करोगे तो कितना आएगा, U के बाद VWX, ये X आ गया। फिर G, देखो G ज़्यादा दिमाग को लगाने नहीं, +3 कुछ नहीं करना, इधर G में क्या दिया हुआ है, इधर क्या दिया, यहाँ पर वापस -5 करना है दोस्तों। कितना करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्ड पे अभी +3 नहीं करना और -5 करना है। कितना करना है, यहाँ पर ये ऊपर लिख रहा हूँ -5 करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए तीसरे में D में भी -5 किया, अब G में से माइनस अगर 5 करेंगे तो 5 करेंगे तो कितना आएगा, अपने B आएगा, कितना आएगा, B आ जाएगा। फिर H में वापस +3 करना है, H में ये वापस +3 किया, तो HIJK, ये K आ गया। T के बाद R, T के बाद U, V और W, ये +3 किया, और ये W क्या है, ये W। तो देखिए RXBKW किस में है, RXKBW, RXBKV आ रहा है ना, तो यहाँ W होगा दोस्तों कुछ ना कुछ, क्योंकि TUVW, तो हाँ, तो RXBKW ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किस प्रकार समान है और वे आपस में एक समूह बना लेते हैं, इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन इन समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए UV, PQ, LM, NJ और AB। तो दोस्तों देखिए U और V, UV, V के बाद V U से अगला अक्षर है, क्या है दोस्तों, U V से अगला अक्षर है। तो ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आगे,
यू वी से अगला अक्षर है, क्या है, यू, वी यू से दोस्तों, वी यू से अगला अक्षर है, अगला, ठीक है। इसी प्रकार पी क्यू, तो क्यू, क्यू के बाद कौन है अगला अक्षर, पी, ठीक है। इसी प्रकार एल एम देखते हैं, तो एल एम में एम पहले, एल से अगला है, एम एल से अगला है, ठीक है। अब देखिए एन जे देखते हैं, ये एन जे, एन जे में क्या है दोस्तों, एन जे में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, देखिए एबीसीडी में भी देख लीजिए कि एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो एम एन ओ, ये अगला पीछे नहीं हो रहा है, तो ये अगला अक्षर नहीं है, जे एन का अगला अक्षर नहीं है, क्या है दोस्तों, जे एन का अगला अक्षर नहीं है, ये नहीं है, लिख देता हूँ, नहीं है, तो ये अगला अक्षर नहीं है, एन जे अगला नहीं है, और इसमें क्या है, किसी प्रकार समान है और आपस में एक समूह बना लेते हैं। तो दोस्तों यू वी भी बना रहा है, पी क्यू भी बना रहा है, एल एम भी बना रहा है, ए बी भी बन ही रहा है, तो एन जे आपस में आगे पीछे शब्द नहीं बन रहे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट शब्द पूछा है, इनमें से असंबंधित शब्द पूछा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, श्रृंखला, श्रृंखला की क्या क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगली संख्या ज्ञात करनी है अपने को। अगली संख्या क्या कह रही है दोस्तों, देखिए अगली संख्या में, अगली संख्या 55, 53, 50, 45, 45 और फिर क्या बन रहा है 38, फिर क्या बन रहा है 38, ठीक है 38 बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ये 38 वापस सही लिखते हैं, ये 38, तो ठीक है दोस्तों 38 देखिए 38 बन रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि 55 में -2 करेंगे, तो ये -2 करेंगे तो कितना आएगा है 55 में -2, तो ठीक है। फिर अपन ये माइनस कितना करने -3 करेंगे, फिर 45 बनाने के लिए क्या करेंगे -5 करेंगे, और 38 बनाने के लिए कितना करेंगे -7 करेंगे, तो -7 करेंगे। दोस्तों अगला वर्ड करना है, अगला वर्ड लाना है, तो देखिए किस संख्या क्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है, 2 3 -2 -3 -5 -7, तो क्या चल रही है ये अभाज्य संख्या चल रही है। अब देखिए अब अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 11 होती है, तो ये -11। अब 38 में से 11 घटाएंगे, अगर 38 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, 38 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, तो 38 में से -11 करेंगे, तो 38 में से 11 करेंगे तो कितना आएगा 27। तो अगली श्रृंखला क्या बनेगी अपनी दोस्तों, अगली श्रृंखला 27 बनेगी, और 27 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 किसी न किसी तरह से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए खूबसूरत, आकर्षक, सुंदर और तेजस्वी। दोस्तों देखिए ये 4 शब्द तो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब सकारात्मक विश्लेषण दे रहे हैं। जैसे देखिए सुंदर, सुंदर अच्छा दिख रहा है, आकर्षक और खूबसूरत, तेजस्वी है, पर भयानक क्या है, भयानक नकारात्मक है, क्या है नकारात्मक, मतलब अलग इफेक्ट दे रहा है। भयानक मतलब डरावना, और बाकी ये खूबसूरत, सुंदर ये किसी की सुंदरता बता रहे, आकर्षक है, मनमोहक ऐसे, और पर भयानक डर का माहौल बना रहा है। तो इसमें से संबंधित समूह कौन सा नहीं है, संबंधित शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, भयानक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 450 रुपये कर दिया है, तो कर दिया है, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है, तो देखिए नया मान कितना है, नया मान बढ़कर कितना हुआ 450, और पुराना कितना है, तो कितने में से 375, तो पहले का क्या था 375 बटा
पूरा ना मान मतलब पूरा पहले वाला मूल्य कितना 375, तो ये 375 इंटू कितना करेंगे अपन 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है। 375 में से ये 450 में से 375 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 बटा करेंगे अब 375 इंटू 100। दोस्तों इसको सोल्व करने पर अपने कितना परसेंट आएगा, तो इसको सोल्व करने पर अपने टोटल इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना प्रतिशत आएगा 20%। तो अपने को कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की, और 20 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ग्लास के टुकड़ों का कुल क्षेत्रफल 784 वर्ग सेमी है, जिसे एक चौकोर मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के मध्य की चौड़ाई 9 सेमी है। मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेज की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मेज की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखिए टुकड़े का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, ये कुल क्षेत्रफल लिखते हैं अपन। तो कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 784, जिसे एक चौकोर मेज के ऊपर रखा गया है। चलो ठीक है। तो दोस्तों कांच के वर्ग की भुजा कितनी होती है, तो आपको पता ही होगा कि वर्ग की भुजा, तो भुजा स्क्वायर ये अपन क्या कर देंगे अंडर रूट 784 कर देंगे। कितना करेंगे 784। और दोस्तों अंडर रूट का मान की 484 कितना, ये 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेज की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मेज की लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी 9 सेंटीमीटर दी है टुकड़े की। तो अपने क्या करेंगे मेज की लंबाई यहाँ लिखेंगे, मेज की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, भुजा कितनी है 28, उसमें 8 करेंगे 9 इंटू ये 2 करेंगे। दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा 46, कितना आएगा 46 और 46 सेंटीमीटर। तो अपना तो मेज की लंबाई कितनी है 46 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी थी 9 सेंटीमीटर दी थी, 9 कांच के टुकड़े की। तो चौकोर मेज भी रह गया तो इंटू अब ये इंटू 2 किया और कितना आएगा 46 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर मेज की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 80 का 5% कितना होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। यदि 80 का मैंने पहले ही बताया 5% का चिन्ह हटाएंगे बटा 100 लिख देंगे, वापिस इंटू करेंगे बटा 5 बटा 100 लिख देंगे। ये 1 0 से 1 0 गया। अब क्या 5 में ये कितनी बार 2 बार गया, 2 का ये 4 बार गया, 5 चौक कितने हो गए ये 20 बटा नीचे कितना आएगा 100। 1 0 से 1 0 गया, कितना बचेगा 1 बटा 5। अब 1 बटा 5 ऑप्शन में नहीं दिया है तो अपने को 0.2, तो 0.2 दिया हुआ है। 0.2 कौन से ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए अपन सबसे पहले क्या कहता है, बी की आय बराबर सी की आय दी हुई है, तो सी की आय कितनी 36, तो 3600 का 90%, क्योंकि 10% कम है तो का ये 90% हो गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3600 इंटू 90 बटा 100, प्रतिशत ची का चिन्ह हटेगा तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 360 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 3240, कितना आएगा 3240। तो ये 3240 लिख देते हैं अपन, ये 3240 लिख लिए।
अब क्या है, अब ऊपर वाला करते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20 का 80%। तो ये लिखते हैं अपन ए की आय बराबर बी की आय का 80%, ये 80%। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ए की आएगा बी की आय से। तो दोस्तों देखिए, बी की आय कितनी दी थी अपने को, ये ए की आय ज्ञात करनी है। तो बी की आय कितनी आ गई थी, 3240। तो 3240 इंटू करेंगे 80/100, तो ये 80/100 कर दिया। अब ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 324 इंटू 8 करेंगे, 324 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2500 92, 2592 आएगा। और यही अपना आंसर है, ए की आय यही होगी। तो 2592 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 2592 रुपये ए की आय हो जाएगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज का मॉडल पेपर नंबर 70। तो दोस्तों कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।